हेलो गाइस स्टोरी में दिखाए गए सब कैरेक्टर और जगह इमेजिनेशन है, काल्पनिक रूप से एक स्टोरी इमेजिनेशन है और स्टोरी को मनोरंजन के लिए बनाया गया है। इससे किसी भी भावनाओं और लोगों को ठेस नहीं पहुंचती है। चलो शुरू करते हैं स्टोरी। सुकून का नाम पनाह। 94 सुकून का नाम पनाह। प्रीकैप आर्यमन ने उसे घूरा और बोला, ऐसे तो फिर मैं बेशर्म हूं है ना। पनाह ने मुंह बना लिया और बुदबुदाई, वो तो हो ही। दिल्ली जिंदल विला, रात का वक्त। पनाह अपनी बाहें फैलाकर आर्यमन की तरफ देखते हुए बोली, आपके अलावा कुछ नहीं पकता मेरे दिमाग में। यहाँ आइए, थोड़ा प्यार करूं मैं आपको। आर्यमन उसे 2 पल देखता रहा था, फिर उसके पास जाकर बैठा। उसने पनाह को गले लगा लिया और पनाह ने अपनी बाहें उसकी पीठ पर लपेट दी और मुस्कुराते हुए बोली, आपकी खुशबू से ही सुकून आ जाता है दिल को। पनाह की ऐसी ऐसी बातें सुन आर्यमन को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो बोले क्या। उसने प्यार से पनाह के माथे पर अपने होंठ रखते हुए कहा, हम थक गई ना आज। पनाह ने वैसे ही कहा, नहीं तो मुझे तो बहुत मजा आया। आपके सारे दोस्त सच में बेहद अच्छे हैं। मतलब सब बहुत प्यारे हैं और खास कर दिया। उसकी बात सुन आर्यमन हंसकर बोला, दिया? जिया से अभी तुम मिली नहीं हो। उससे मिलने के बाद दिया को भी बस भूल जाओगी। वो शादी में शायद पूरे टाइम ईशा के साथ ही थी, इसलिए आए ही नहीं हम लोग के पास। पनाह ने एकदम से अपना सिर उठाकर देखा और बोली, कौन? वो रेस्टोरेंट वाली। आर्यमन एकदम से हंस दिया और बोला, हाँ वो रेस्टोरेंट वाली। पनाह ने मुंह बना लिया और वापस उसके सीने से लगकर बोली, मुझे नहीं मिलना किसी से। आर्यमन उसकी बात सुन हंसते हुए बोला, अच्छा तो मेरे बिल्ली के बच्चे को जलन भी होती है। पनाह कुछ नहीं बोली। वो कुछ सोच रही थी और फिर बोली, आर्यमन अगर मैं आपको 5 साल पहले मिली होती, अगर हमारी शादी ऐसे नहीं हुई होती, अगर हम दोनों एक आम तरीके से मिलते तो क्या आप तब भी मुझसे शादी करते? आर्यमन ने एकदम से उसे खुद से अलग किया और बोला, पहली बात, 5 साल से पहले तुम 15 साल की थी। और दूसरी बात, उस टाइम अगर मैं तुमसे शादी करता तो तुम्हारे साथ नहीं, जेल में होता। पनाह एकदम से हंस दी और बोली, ये भी सही है। और वैसे भी मैं आपसे मिलती कैसे? आप थे बिजनेसमैन और मैं एक 15 साल की स्कूल जाने वाली लड़की। वो हंस दी और आर्यमन उसे देखते हुए वैसे ही बोला, पर मैंने देख रखा था तुम्हें। उसकी बात सुनकर ही पनाह ने एकदम से उसकी तरफ देखा और हैरानी से बोली, आपने मुझे देखा था? कब? आर्यमन ने कुछ याद करते हुए कहा, उस दिन शायद तुम सिद्धि के साथ ऑफिस आई थी। मैंने तुम्हें ऑफिस के बाहर देखा था, छाता लेकर खड़ी थी। पनाह ने अपनी आईब्रो को नचाते हुए और बड़े शक्की अंदाज में कहा, अच्छा, यहाँ मुझे ये याद नहीं रहता कि मैंने कल क्या खाया था। और आपको 5 साल पहले एक बार दिखी मेरी शक्ल याद रह गई? कैसे? आर्यमन मुस्कुराया और बोला, क्योंकि उस दिन मैंने एक ब्रेसलेट खरीदा था किसी के लिए, जो मुझे बेहद पसंद आया था। बट जिसके लिए लिया था उसे पसंद नहीं आया। मैंने उस ब्रेसलेट को गुस्से में खिड़की से बाहर फेंका था। और जब उस लड़की को छाता लिए खड़ी देखा तो उसके हाथ में वही ब्रेसलेट था। उसकी बात सुन पनाह हैरान होकर बोली, वो ब्रेसलेट? वो आपका था? पता है गटर में जाने वाला था पानी के बहाव के साथ। मैंने बहुत मुश्किल से उसे पकड़ा था। और फिर इतना अच्छा लग रहा था कि हाथ में पहन लिया। पर फिर जब घर गई तो माँ ने वो ले लिया ये कहकर कि बहुत महंगा है, मैं खो दूंगी। उसने मुंह बना लिया। आर्यमन बस उसे देखने च लगा। आज आर्यमन की नजरें काफी शांत थी। न जाने क्या दिख रहा था उसे आज पनाह के चेहरे में। और पनाह उसे ऐसे ही अपनी तरफ देखता पाकर बोली, और अपने वो ब्रेसलेट लिया किसके लिए था? ईशा। आर्यमन के चेहरे के भाव बदल गए। वो पनाह की तरफ मुड़कर अच्छे से बैठा और उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेते हुए बोला, पनाह, ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूँ। पनाह ने हाँ में सिर हिलाया तो आर्यमन बोलने लगा, मैं 7 साल का था जब ईशा हमारे पड़ोस में रहने आई थी। वो मेरी हम उम्र थी, ऊपर से पड़ोसी भी, इसलिए क्लास में सबसे ज्यादा उससे बनती थी। मेरी बेस्ट फ्रेंड थी वो। मैं 16 साल का था तब मैंने उसे प्रपोज किया था, पूरी क्लास के सामने किस करके। वो मेरी पहली किस थी। उसके बाद उसका और मेरा कॉलेज अलग हो गया। हम दोनों ज्यादातर शाम को ही मिल पाते थे और अपना अच्छा वक्त साथ बिताते थे। फिर एक मोड़ आया हमारी जिंदगी में, जहां से उसने अलग जाने का फैसला ले लिया था और मेरा रास्ता उससे अलग हो गया। दैट्स इट। और आइंदा मुझे तुम्हारे मुंह से ईशा का नाम कभी सुनने को ना मिले। गॉट इट? पनाह समझ गई आर्यमन को गुस्सा आ गया है। उसने तुरंत हाँ में सिर हिला दिया और बोली, मेरा वो इरादा नहीं था, मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया। सॉरी। आर्यमन कुछ देर उसे ऐसे ही देखता रहा और फिर एकदम से उसे गले लगाते हुए बोला, मैं हम दोनों के बीच ऐसा कोई राज नहीं चाहता जो तुम्हें मुझसे दूर करे। इसलिए चाहता हूँ कि तुम्हें मेरे पास्ट के बारे में सब पता हो। पर नहीं अच्छा लगता तुम्हारे मुंह से ईशा का जिक्र। लगता है जैसे मैंने तुम्हें धोखा दिया है, क्योंकि वो उद्धरण चिन्ह। आर्यमन कुछ बोल ही रहा था और पनाह ने उससे अलग होकर एकदम से उसके होंठों पर अपनी हथेली रखते हुए कहा, सुनो, जो पहले था वो अब नहीं है।
फिलहाल का सच इतना है कि मैं आपकी वाइफ हूँ। आपका प्यार, परवाह, छून, हक सब मेरे है, समझे? तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी जिंदगी में पहले कौन थी या नहीं। ओके। आर्यमन चुपचाप उसे देखने लगा और पनाह उसके चेहरे को देखने लगी। न जाने उसे क्या हुआ। वो धीरे से उठी और आर्यमन की गोद में बैठ गई। आर्यमन ने उसकी कमर पर हाथ लपेट लिए और धीरे से उसके चेहरे पर आई लट को उसके कान के पीछे किया। पनाह का चेहरा उसके चेहरे के बेहद करीब था। उसने धीरे से अपना हाथ उठाकर आर्यमन के सीने पर रखा, जो धीरे धीरे उसके गले तक जा रहा था। आर्यमन ने उसके हाथ की तरफ देखा और फिर बोला, पन्ही, क्या कर रही हो? पनाह, जिसके हाथ आर्यमन के गले तक पहुंच गए थे, उसके बोलते ही वो एकदम से जैसे होश में आ गई हो। उबने सिर उठाकर आर्यमन को देखा और सूखा घूंट भरते हुए बोली, नहीं, मैं तो बस। वो तुरंत पीछे हट गई और जैसे ही हाथ हटाने को हुई कि आर्यमन ने एकदम से उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। पनाह ने पहले आर्यमन के हाथ को देखा जो उसके हाथ पर था, और फिर आर्यमन की तरफ देखा जो बड़ी शिद्दत से उसे ही देख रहा था। पनाह ने सवालिया नजरों से उसे देखा तो वो बड़े ही आशिकाना अंदाज में बोला, कमाल करती हो, लफ्जों से इश्क जताकर छूने से डरती हो। उद्धरण चिन्ह। पनाह का दिल एकदम से धड़क उठा। उसने आर्यमन के हाथ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए उससे नजरें चुरा कर कहा, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो। पनाह की जुबान लड़खड़ा रही थी, जिसे आर्यमन देख सकता था। उसने एकदम से पनाह की कमर पर पकड़ कस दी और उसे अपने एकदम करीब करते हुए बोला, तो कैसा है? क्या कर रही थी? पनाह की बोलती बंद थी। उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे, गला सूख रहा था पर मुंह से एक लफ्ज नहीं निकल रहा था। वो आर्यमन की तरफ देख भी नहीं रही थी और आर्यमन उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा करते हुए बोला, तुम्हारी क्लीवेज से जरा नीचे एक तिल है, तुम्हारी नेवेल के नीचे भी एक तिल है, लोअर बैक पर भी है और घुटने से थोड़ा ऊपर। उद्धरण चिन्ह। वो बोल ही रहा था कि पनाह ने एकदम से उसके होठों पर हथेली रख दी और हैरानी से उसे देखती हुए बोली, हाँ पता है मुझे, और ये भी पता है कि आपको ये सब पता है। बताने की क्या जरूरत है? आर्यमन ने पनाह का हाथ अपने मुंह से हटाया और बेल, ये याद दिलाने के लिए बता रहा हूँ कि मैंने तुम्हें अच्छे से देखा है। चुनका नहीं हूँ मैं कहीं भी। इनफैक्ट तुम्हें भी यही सारी चीजें मेरे बारे में पता होगी। हाँ बोलोगी नहीं वो बात अलग है, पर जब सब नॉर्मल है तो मुझे छूने में इतनी हिचकिचाहट क्यों है? क्या मैंने तुम्हें हक नहीं दिए खुद को छूने के? उद्धरण चिन्ह। पनाह ने दूसरी तरफ चेहरा कर लिया और बोली, हाँ पर हक और शर्म में भी तो फासला होता है ना? आर्यमन ने उसे घूरा और बोला, ऐसे तो फिर मैं बेशर्म हूं है ना? पनाह ने मुंह बना लिया और बुदबुदाए, वो तो हो ही। पनाह ने धीरे कहा था पर भूल गई कि आर्यमन के कितना करीब बैठी है। वो उसे आंखें चढ़ाकर बोला, चलो तो फिर आज भी बेशर्मी में ही कर लेता हूँ। पनाह की आंखें बड़ी हो गई। उसने एकदम से कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि आर्यमन ने एकदम से उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। पनाह ने अपनी आंखें बंद कर ली और आर्यमन का साथ देने लगी। हार्मोनल चेंजेस की वजह से उसके साथ ये हो रहा था जो शायद वो समझ नहीं पा रही थी, पर आर्यमन पहली बार में ही अच्छे से समझ चुका था कि पनाह क्या चाहती है। पनाह का एक हाथ आर्यमन के बालों में था और दूसरे हाथ से वो आर्यमन की शर्ट के बटन खोल रही थी। वहीं आर्यमन का पूरा ध्यान बस उसे किस करने में था। वो उसके होंठों को शिद्दत से चूमे जा रहा था। जब पनाह ने आर्यमन की शर्ट को उतारी, आर्यमन ने उसके होंठ को छोड़ा और पनाह की तरफ देखा। उसके कठोर सीने पर पनाह के हाथ थे, और पनाह उसके सीने पर बने उन दाग को देख रही थी। उसने धीरे से आर्यमन के सीने पर अपने होंठ रख दिए। आर्यमन ने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। उसका ऊपर नीचे हो रहा कंठ बता रहा था कि वो नहीं रुकना चाहता था, पर पनाह के लिए वो रुका हुआ था। पनाह उसके सीने पर बने उन सारे दागों पर अपने होंठ फेर रही थी, और आर्यमन ने एकदम से पनाह के बाव को अपनी मुट्ठी में भरकर उसका चेहरा अपने सामने किया। वो एक पल ही लगा होगा और अगले ही पल उसने पनाह के कंधे पर अपने होंठ रख दिए और उसी हाथ से उसके कपड़ों को बुरे तरीके से फाड़कर उन्हें पनाह से अलग कर दिया। आर्यमन ने खुद को और पनाह को ब्लैकेट से कवर कर लिया और दोनों एक बार फिर बस एक दूसरे में खोजे चले जा रहे थे। पनाह की सिसकियां और आर्यमन की गहरी सांसें उस शांत कमरे शोर कर रही थी। पनाह आर्यमन का पूरा साथ दे रही थी। करीब 3 घंटे बाद आर्यमन पनाह से अलग हुआ। देखा तो वो सो चुकी थी। आर्यमन के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। वो पनाह को अपने ऊपर लेते हुए धीरे से बुदबुदाया, सुकून का नाम होता तो वो तुम होती। पनाह नींद में थी। वो आर्यमन के ऊपर ही सो चुकी थी और आर्यमन उसे बाहों में भरे आराम से लेटा हुआ था। उसे नींद नहीं आ रही थी, बल्कि आज जो कुछ भी हुआ वो याद आ रहा था। ईशा की बातें, पनाह का प्यार, उसका भरोसा, सब कुछ। आर्यमन खुश था। जिसने गलत किया उसे पछतावा था और जो साथ है वो बेपनाह मोहब्बत करती है। उसके चेहरे पर च में सुकून था। तुम मुझसे छोटी हो पागल। च 95 तुम मुझसे छोटी हो पागल।
प्री कैप, इसका मतलब कैलाश खुराना उन पैसों के लिए वकील के पास जाता है, पर अगर वो विल है तो उसकी शर्तें भी होंगी। पर क्या है? क्या उस जायदाद की औना पनाह है? उद्धरण चिन्ह। दिल्ली जिंदल विला। सुबह का वक्त। सुबह पनाह की आंख खुली तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो आर्यमन के ऊपर लेटी हुई थी और उससे भी बड़ी बात, दोनों ने कुछ नहीं पहना था, बस वो ब्लैंकेट था दोनों पर। आर्यमन अब भी गहरी नींद में था। पनाह ने धीरे से उसके हाथों को हटाया और वहां पर ही उसकी शर्ट उठाकर पहन ली। आर्यमन अब भी सो रहा था और पनाह तुरंत बाथरूम में चली गई। वो नहाकर रेडी होकर आ गई, तब तक आर्यमन सो ही रहा था। पनाह जानती थी वो थक गया है। कल जैसा दिन बीता, रात बीती और आर्यमन की तबीयत। पनाह ने उसे सोने दिया और खुद बाहर चली आई। यहाँ आते ही चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई थी, क्योंकि डेकोरेशन का काम हो चुका था। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी, क्योंकि खाने की तैयारी अभी से होने लगी थी। कई तरह की आइटम रखवाई गई थी। खाने में, मेन कोर्स में, डेजर्ट में, तो अभी से तैयारी करना भी जरूरी था। पनाह सब देखकर खुश थी, और इतने में किसी के हंसने की आवाजें आने लगी। पनाह भी उसी तरफ चली आई तो देखा रीमा और उनके साथ कुछ औरतें बैठी थी। पनाह को वहां देखते ही रीमा ने कहा, पनाह, यहाँ आओ, इनसे मिलो, ये आर्यमन की बुआ है, शुभी, आदित्य की चचेरी बहन, और ये उनकी भाभी और बेटी। पनाह ने उन सब के पैर छुए और शुभी का आशीर्वाद लिया। शुभी ने बस खुश रहने का आशीर्वाद दे दिया और पनाह को ऊपर से नीचे तक देखने लगी। पनाह ने इस वक्त ग्रीन साड़ी पहनी थी, वैसा ही चोकर सेट और मंगलसूत्र। वो रीमा की तरफ देखकर बोली, मानना पड़ेगा बहू, तो ढूंढ कर लाए हो। पर वो कुछ बोलते बोलते रुक गई तो रीमा ने पनाह को देखते हुए पूछा, पर क्या? तो वो बोली, आर्यमन से छोटी नहीं है, इतनी सीधे लगती है, बिल्कुल बिल्ली के बच्चे जैसी। जैसे ही उन्होंने ये कहा, पनाह और रीमा दोनों ने हैरानी से एक दूसरे को देखा और अगले ही पल रीमा एकदम से हंस दी और हंस कर बोली, इसमें कोई शक नहीं है दीदी कि आर्यमन बिल्कुल आप पर गया है। वो हंसते हुए बोली, पनाह लगती छोटी सी है, पर इतनी छोटी नहीं है, और आपका भतीजा बेचारी को इसी नाम से चिढ़ाता रहता है। रीमा की बात सुन शुभी भी हंस दी और पनाह को अपने पास आने का इशारा करते हुए बोली, कोई बात नहीं, यहाँ आ जाओ। वो भी तो प्यार से ही बोलता होगा। पनाह उनके पास आकर बैठी तो रीमा ने पूछा, आर्यमन उठ गया? पनाह ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, वो सो रहे हैं, आज डॉक्टर अंकल आने वाले हैं, तो सोचा वो आएंगे तभी उठा दूंगी। रीमा ने हाँ में सिर हिलाया और बोली, सही किया, पर फिर दबाया। और वो बोल ही रही थी कि पीछे से आवाज आई, ले ली है, नहीं छोड़ा मैंने अपनी सौतन को। सबने एक साथ उस तरफ देखा तो आर्यमन आ रहा था। उसने टी शर्ट और लोअर पहना था और बालों से पानी गिर रहा था, शायद नहाकर सीधा नीचे ही आया था वो। उसे देखते ही शुभी खुश होते हुए बोली, पार्टनर। आर्यमन एकदम से उनकी तरफ आते हुए बोला, यश गर्लफ्रेंड। उसने आकर एकदम से शुभी को गले लगा लिया। दोनों एक साथ हंस दिए और शुभी उससे अलग होते हुए बोली, मैं कुछ दिनों के लिए तुझे छोड़कर क्या गई, तुमने तो शादी भी कर ली और अपना चेला लाने की तैयारी भी कर ली। आर्यमन उनकी बात सुन हंस दिया, पर रीमा दोनों को आंखें दिखाते हुए तुरंत बोली, मिले नहीं कि शुरू हो गए दोनों, लिहाज रख लो, घर में बहू है, ये बेशर्मी वाली बातें बंद। आर्यमन ने उन्हें उठते हुए देखा और फिर शरारती लहजे में बोला, आप संभालो ना अपनी बहू को, वर्ल्ड की बेस्ट सास जो हो आप, हम तो भी वही करेंगे जो हमारा मन होगा, क्यों गर्लफ्रेंड? शुभी भी उसका साथ देते हुए बोली, यस पार्टनर। दोनों एक दूसरे के गले में हाथ डाले आराम से सोफे पर बैठे थे, और रीमा ने अपना ही सिर पीटते हुए कहा, मैं भी कहाँ सिर खपा रही हूँ। पनाह चलो, तुम सब तैयारियां देख लो जरा। और वो पनाह को लेकर वहां से चली गई। बाकी सब बस हंस दिए। रीमा पनाह को किचन में लाए और बोली, तुम्हारे लिए स्पेशल गोलगप्पे रखवाए हैं, पर प्लीज ज्यादा मत खा लेना, दिक्कत हो सकती है। वो बोलते बोलते आगे चल रही थी और पनाह ने एकदम से उसका हाथ पकड़ लिया। रीमा ने पलट कर देखा तो पनाह उसके गले लग गई। रीमा हैरानी से बोली, पनाह, क्या हुआ? सब ठीक है ना? पनाह ने उसे कस के गले लगे हुए ही धीमी आवाज में कहा, जो कुछ भी मैंने बोला या किया उसके लिए प्लीज माफ कर दीजिए मुझे, मैंने सच में गलत किया। मुझे आपसे वैसे बात नहीं करनी चाहिए थी, प्लीज माफ कर दीजिए माँ। उसकी बात सुन रीमा मुस्कुरा दी और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, धत, अभी तक वो बात लिए बैठी हो, मैं तो भूल भी गई। पनाह माँ बच्चों से गुस्सा हो सकती है, उनसे नफरत नहीं कर सकती। पनाह एकदम उससे अलग हुई और उसे देखने लगी। रीमा ने प्यार से उसके चेहरे को अपने हाथों में भरा और उसके माथे को चूमते हुए बोली, तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो, इस घर की रौनक हो, इतना सब सोचने की जरूरत नहीं है, खुश रखो और अपना और आर्या का ख्याल रखो बस। पनाह उसे बस हैरानी से देख रही थी। माँ का प्यार क्या होता है, ये उसकी सास के प्यार से उसे पता चल रहा था, वरना ऐसा प्यार तो उसे मिला ही नहीं। पनाह की आंखों के कोने भीग गए और वो रीमा के हाथों को अपने हाथ में लेकर उसके हाथ को चूमते हुए बोली, आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ है, भगवान आपको सारी खुशी दे, आपको मेरी भी उम्र लगा दे।
उसकी बात सुन रीमा ने उसके सिर पर टिप्पणी मारी और हंसते हुए बोली, मुझसे छोटी हो तुम पागल। जाओ, तैयारियां देख लो, मैं आती हूँ। सैफ को कुछ चीजें समझाकर वो हंसकर वहां से चली गई और पनाह बस उन्हें जाते हुए देखती रही। यहाँ दूसरी तरफ आर्यमन शुभी के साथ बैठा बातें कर रहा था। शुभी ही ऐसी औरत थी जिससे आर्यमन का बॉन्ड बदला नहीं था। वो जैसा था वैसा ही था। दोनों को उम्र में तो काफी फासला था पर दोनों दोस्त जैसे थे। वो बातें ही कर रहा था और आर्यमन का फोन बजा। देखा तो नयन कॉल कर रहा था। आर्यमन वहां से उठकर चला गया और फोन उठाया तो सामने से आवाज आई, कैलाश खुराना कल शाम को ही दिल्ली लौट आया है, पर वो देहरादून में कहाँ था पता नहीं। अब तक उसे ये भी पता चल गया कि उसके पास सुहाना शर्मा नहीं है, पर फिर भी कुछ गड़बड़ लग रही है, पता नहीं क्या करेगा। आर्यमन 2 पल रुका, कुछ सोचता रहा और बोला, याद करो नयन, कुछ और ऐसा जो जरूरी है पर तुम्हें वो फालतू लगा हो। कुछ ऐसा जो तुम्हें पता है पर अभी तक मुझे नहीं। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन नयन अपने दिमाग पर जोर लगाने लगा। कुछ देर तक वो याद करता रहा और आर्यमन अब भी कॉल पर चुपचाप खड़ा था और नयन एकदम से बोला, अरे सबसे बड़ी बात भूल गया। आर्यमन तुरंत बोला, क्या? नयन भी वैसे ही बोला, कैलाश खुराना अक्सर या कहूँ हर महीने एक वकील से मिलता है। मुझे लगा इतने घोटाले करता है इसलिए, पर क्या पता ये चीज हमारे बेहद काम आ जाए। आर्यमन ने अपना ही सिर पीट लिया और बोला, घोटाले तब करेगा जब उसके पास कुछ होगा। उसके पास कुछ भी नहीं है। मिलो उस वकील से और पता लगाओ क्या कनेक्शन है कैलाश खुराना का उसके साथ। मेरी गट फीलिंग कह रही है कि ये फंक्शन में जरूर कुछ करेगा। नयन ने हाँ कहा और तुरंत फोन रख दिया। और आर्यमन खुद में ही सोचने लगा, हर महीने वकील के पास जाता है, क्यों? कोई केस या कोई? वो 2 पल रुका और बोला, विल। उसके दिमाग में एकदम से नयन की कही बात घूमने लगी। पवन खुराना की प्रॉपर्टी जो अब अरबों की है, वो पैसा कहाँ है किसी को नहीं पता। आर्यमन की आंखें बड़ी हो गई। वो खुद से भी बोला, इसका मतलब कैलाश खुराना उन पैसों के लिए वकील के पास जाता है, पर अगर वो विल है तो उसकी शर्तें भी होंगी। पर क्या है? क्या उस जायदाद की औना पनाह है? उद्धरण चिन्ह। आर्यमन के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था और इतने में पनाह की आवाज आई, आर्यमन डॉक्टर आ चुके हैं, कमरे में चलिए। आर्यमन होश में आया और इधर उधर देखा। पनाह उसके पास नहीं थी। उसने सिर्फ आवाज ही लगाई थी आर्यमन को। आर्यमन अपने कमरे की तरफ चल दिया पर दिमाग में अब भी वही सब घूम रहा था। वो खुद से ही बोल रहा था, अगर पैसा पनाह के नाम है और कैलाश खुराना पनाह को अब भी कुछ नहीं कर रहा, इसका मतलब उस विल की जरूरत शर्तें हैं। कोई टाइम पीरियड है जो अब तक पूरा नहीं हुआ है। मुझे जल्द से जल्द पता लगाना होगा उसके बारे में। ये जो भी टाइम पीरियड है इसके पूरे होने से पहले ही। आर्यमन खुद में ही बड़बड़ाते हुए कमरे में आया। डॉक्टर पनाह को चेक कर रहे थे। आर्यमन उनके पास आते हुए बोला, पनाह ठीक है? डॉक्टर मेहरा ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, ये तो ठीक है। तुम आ जाओ, तुम्हारी बारी है। आर्यमन जाकर चुपचाप लेट गया। डॉक्टर ने उसका चेकअप किया और ब्लड चढ़ाने के लिए उसके हाथ में ड्रीप लगा दी। आर्यमन शांत था, उसका ध्यान ही नहीं था इन सब में और डॉक्टर बोले, हालतें पहले से बेहतर है पर ब्लड प्रेशर लेवल में नहीं है। शरीर की कुछ पल्स में सूजन भी है। वो बोल रहे थे पर आर्यमन का ध्यान ही नहीं था तो वो उसके सिर पर हाथ लग उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाते हुए बोले, तुम्हारे शरीर में इतनी सारी गड़बड़ चलती रहती है, तुम्हें फील नहीं होता? इग्नोर करते हो या जानबूझकर जताते नहीं हो? आर्यमन ने उन्हें देखा और उगते हुए बोला, कुछ नया नहीं है आपके पास बोलने को। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर का मुंह बन गया। वो उसे डांटने वाले लहजे में बोले, बेटा बोलूंगा तो मैं शाम को यही रहूंगा और अगर कुछ भी उल्टा पुल्टा खाते करते दिखे ना, तो फिर बहुत कुछ नया सुनने को मिलेगा तुम्हें। आर्यमन ने उन्हें वैसे ही देखा और बोला, मुझे कुछ नहीं पड़ी है खाने की। आप कहो तो कमरे से बाहर ही नहीं निकलूंगा बस। उद्धरण चिन्ह। पनाह वहीं दोनों के पास ही बैठी थी और दोनों की बातें सुन रही थी। उसके चेहरे पर स्माइल भी थी। वो हर बार डॉक्टर मेहरा और आर्यमन के बीच एक नया बॉन्ड देखती थी। दोनों ऐसे लड़ते थे जैसे स्कूल में एक ही बेंच पर बैठने वाले दोस्त हो। पर डॉक्टर मेहरा आर्यमन के पिता की उम्र के थे। उनका खुद का बेटा डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा था। दोनों ऐसे ही बातें कर रहे थे और एक नौकर हौंकते हुए भागकर कमरे में आया। उसे देख पनाह और आर्यमन दोनों असमंजस में पड़ गए और वो लड़की हौंकते हुए बोली, वो नीचे। उद्धरण चिन्ह। अमावस और चांद। 96 अमावस और चांद। प्री कैप अजीब है, ये लड़की तो छोटी लगती है और देखो तो सही कितनी खूबसूरत है, बल्कि बड़े बेटे से शादी कैसे हो गई? इनके बड़े बेटे को तो बीमारी है, शक्ल भी ठीक नहीं है ना। तो इस लड़की ने हाँ कैसे बोल दिया? देखो तो सही दोनों साथ में कैसे लग रहे हैं, जैसे अमावस और चांद। दिल्ली जिंदल विला। वो नौकरानी हॉन्फ रही थी इसलिए कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। तो पनाह ने डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहा, डॉक्टर आप आर्यमन का ख्याल रखिए प्लीज, मैं देख कर आती हूँ। वो जाने को हुई कि आर्यमन बोला,
मैं भी चलता हूँ। पर वो उठता उससे पहले ही डॉक्टर और पनाह दोनों एक साथ डांटने वाले लहजे में बोले, नहीं, यही रहो। आर्यमन का मुंह बन गया और पनाह जल्दी से नीचे आई। नीचे अर्नव रीमा के सामने खड़ा था। वो झुंझला कर बोला, पर आप जानती है मुझे व्हाइट कलर पसंद नहीं है। मुझे ब्लू ही दे दीजिए, आप मुझे नहीं पहनना व्हाइट। रीमा उसे डांटते हुए बोली, अर्नव दिमाग खराब है तुम्हारा। कुछ घंटे बाकी है सगाई में और अब बोल रहे हो। कहाँ से मिलेगा इतनी जल्दी ब्लू सूट? पहन लो ये, मैंने खुद सिलेक्ट किया है। और उद्धरण चिन्ह। वो बोल ही रही थी कि अर्नव बोला, तो आपको पता होना चाहिए था ना कि मुझे व्हाइट कलर नहीं पसंद, तो आपने ये क्यों लिया? वो जिद पर अड़ गया था और वैसे ही गुस्से में बोला, मुझे नहीं पता, मुझे बस ब्लू सूट ही चाहिए। मैं नहीं पहनने वाला ये व्हाइट सूट। रीमा उसे लगभग घूरते हुए कहा, अर्नव, ये कैसी जिद है? इतनी जल्दी कहाँ से अरेंज होगा? उद्धरण चिन्ह। अर्नव उनकी तरफ पलटा और बोला, क्यों? भाई की शादी में तो शादी से 1 घंटे पहले उनका फेवरेट ब्लैक सूट रेडी हो गया था। मैंने तो फिर भी 3-4 घंटे पहले कहा है। उसका चेहरा उदास होता जा रहा था और उसे ऐसे देख रीमा उसी लहजे में बोली, अर्नव, आर्यमन को शादी नहीं करनी थी इसलिए वो जानबूझकर परेशान कर रहा था और कैसे भी करके शादी हो जाए इसलिए वो सब किया था। पर तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हें भी सगाई नहीं करनी है क्या? उद्धरण चिन्ह। अर्नव ने मुंह बना लिया और पनाह जो उन दोनों की बातें सुन रही थी वो उनके पास आते हुए अर्नव के सूट को देखते हुए बोली, वाह, कितना खूबसूरत है ये। किसके लिए है ये? उसने रीमा की तरफ देखकर पूछा तो रीमी हैरानी से उसे देखने लगी। उसने अर्नव के कपड़े देखिए तो थे। रीमा अर्नव की तरफ देखकर बोली, अर्नव के है? पनाह एकदम से अर्नव की तरफ पलटते हुए बोली, अरे वाह अर्नव भाई, आप ये सूट पहनोगे? तब तो मेरे पास कुछ है आपके लिए, रुकना हाँ यही। वो तुरंत वहां से चली गई। अर्नव और रीमा दोनों हैरानी से उसे देखते रह गए। यहाँ पनाह वापस कमरे में आए और जाकर क्लोजेट रूम से एक बॉक्स ले आई तो आर्यमन तुरंत बोला, ये अभी कहाँ लेकर जा रही हो? और क्या हुआ है नीचे? पर पनाह वहां से जाते हुए ही बोली, अरे अभी आके बताती हूँ ना। अभी आती हूँ। और वो वहां से चली गई। पनाह नीचे आए और वो बॉक्स का ढक्कन हटाकर उसे दिखाते हुए बोली, ये आपके लिए। अर्नव ने उस बॉक्स में देखा तो आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। गोल्डन फ्रेम के साथ ब्लू बड़े छोटे डायमंड वाला वो ब्रॉच कितना खूबसूरत लग रहा था। पनाह वो उसे दिखाते हुए बोली, आपके व्हाइट सूट पर तो ये आसमान में सितारों की तरह चमकेगा ना। दी के लिए मैं ऐसा ही सेम ब्रेसलेट लाई हूँ और आपके लिए ये ब्रॉच अच्छा है ना? उद्धरण चिन्ह। अर्नव ने उस ब्रॉच को देखा और वापस व्हाइट सूट को देखा। हाँ, ये ब्रॉच बना ही व्हाइट सूट के लिए था। या शायद अच्छा लगता भी तो ब्लैक पर, मगर ब्लू सूट पर वो शायद इतना ना जचता। अर्नव 2 पल चुप रहा और फिर उस ब्रॉच को ले जाकर सूट में लगाकर देखा तो वो सच में बेहद प्यारा लग रहा था। अर्नव के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो खुश होते हुए बोला, हाँ ये अच्छा लग रहा है इस सूट पर, थैंक यू भाभी। और वो अपना सूट लेकर वहां से चला गया। उसके जाते ही रीमा ने राहत की सांस ली और पनाह का हाथ पकड़ते हुए बोली, थैंक यू सो मच पनाह, वरना पता नहीं ये क्या करता। पनाह बस मुस्कुरा दी और वापस कमरे में आ गई। उसने आकर आर्यमन को सब बताया। कुछ देर में डॉक्टर ने आर्यन के हाथ से ड्रिप निकाली, उसका रूटीन चेक किया और फिर वहां से चले आए। डॉक्टर वो भी इनवाइटेड थे। उनके जाने के बाद आर्यमन को पनाह ने थोड़ी देर सोने की सलाह दी और खुद बाहर चली आई। देखते ही देखते दिन पूरा बीत गया और शाम भी हो गई। सभी घर वाले तैयार होने चले गए क्योंकि 6 बजे से मेहमान आने शुरू हो चुके थे। पनाह जब कमरे में आए रेडी होने तो देखा आर्यमन रेडी हो चुका था। व्हाइट पेंट और टी शर्ट पर ब्लू ब्लेजर, हाथों में महंगी सी घड़ी और बालों को जेल लगाकर सेट किया। पनाह बस उसे देखती ही रह गई। आर्यमन आईने के सामने खड़ा था। वो उसकी तरफ पलटा और पनाह को ऐसे खुद में खोकर देख उसके आगे चुटकी बजाते हुए बोली, खो गई। पनाह मुस्कुराए और उसके दोनों हाथ पकड़कर उसे अपने सामने बेड पर बैठाते हुए बोली, तू इजाजत दे अगर तुझसे थोड़ा प्यार मैं कर लूं। जाने जा, बैठ मेरे सामने, खाली दिल खाली नजर भर लूं। जाने जा। आर्यमन ने उसे अपनी तरफ खींचा और उसके गले पर अपनी नाक फेरते हुए धीमी आवाज में बोला, उफ ये तारीफ दिल तो कर रहा है, जरूरत ही नहीं है सगाई में जाने की। ऐसे ही रात गुजार लेंगे पूरी, पर मेरा वो बेवड़ा भाई रोने लगेगा। पनाह ने उसे धक्का देकर दूर किया और बोली, हो गया, उड़ा लिया मेरे देवर का मजाक। अब जाए, मुझे रेडी होना है। आर्यमन हंस दिया और पनाह नहाने चली गई। कुछ देर बाद वो नहाकर बाहर आकर देखा तो उसका वो दूसरा बॉक्स अभी भी पैक ही था। वो खुद में ही बुदबुदाई, भगवान जी, बस ये ड्रेस अच्छी सी हो, मतलब पूरी भी। उसने वो बॉक्स खोला तो एक बार को तो आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अंदर बेहद खूबसूरत गोल्डन फिश कट गाउन था। पनाह उसे देखते ही मुस्कुरा दी। उसने वो निकाला और मुश्किल से पहना क्योंकि वो बड़ा था। पर पहनने के बाद फिर से चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए क्योंकि ये गाउन बैकलेस था।
उसकी पूरी पीठ दिख रही थी। पनाह खुद में ही बुदबुदाई, ये बंदा चाहिए क्या है मुझसे। उसने गहरी सांस ली और झुंझलाकर बोली, ठीक है, अगर ऐसे ही कपड़े पसंद है आपको तो मैं भी ऐसे ही तैयार होऊंगी। और पनाह रेडी होने लगी। यहाँ नीचे लगभग सारे मेहमान आ चुके थे। बस सिद्धि और उसकी फैमिली बाकी थी। रीमा सबसे बात कर रही थी और आर्यमन ने यहाँ भी अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था। वो आराम से अरविंद और आदित्य के साथ बैठा बातें कर रहा था और रीमा बोली, आर्यमन, पनाह कहाँ है? अभी तक नहीं आए। आर्यमन अपनी जगह से उठते हुए बोला, मैं देख कर आता हूँ। उसने ये कहकर जैसे ही पलटा कि नजरें सीढ़ियों से आती पनाह पर जम गई और मुंह खुला का खुला रह गया। पनाह ने मेकअप के साथ ब्लड रेड लिपस्टिक लगा रखी थी, स्मोकी आईज और वो हाईलाइट मेकअप। पैरों में हिल्स पहनी थी और गले में वो रीमा का दिया डायमंड सेट। वो गाउन ना सिर्फ बैकलेस था पर वो ऑफ शोल्डर भी था। पनाह सच में उसमें बेहद खूबसूरत लग रही थी, क्योंकि सिर्फ आर्यमन की ही नहीं वहां खड़े हर इंसान की नजर उस पर ठहर गई थी। पनाह नीचे आए और सब उसे ऐसे देख रहे थे तो वो अनकंफर्टेबल हो गई। उसके आते ही सबने तालियां बजाईं। रीमा ने सबकी तरफ देखा, उसे समझ नहीं आया ये क्या हुआ। और पनाह जल्दी से आकर आर्यमन का हाथ पकड़कर खड़ी होते हुए बोली, ये सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? कुछ गड़बड़ हुई है क्या? उद्धरण चिन्ह। आर्यमन ने अब भी अपने चेहरे पर मास्क पहन रखा था। वो एकदम से होश में आया और सबकी तरफ देखा तो उनमें से एक औरत बोली, अरे, ये दुल्हन नहीं है क्या? उनकी बात सुन रीमा ने जल्दी से कहा, नहीं, ये बड़ी बहू है हमारी, आर्यन की पत्नी, पनाह। उनकी बात सुन सब आपस में खुसुर फुसुर करने लगे। अजीब है, ये लड़की तो छोटी लगती है, और देखो तो सही कितनी खूबसूरत है, बल्कि बड़े बेटे से शादी कैसे हो गई? इनके बड़े बेटे को तो बीमारी है, शक्ल भी ठीक नहीं है ना, तो इस लड़की ने हाँ कैसे बोल दिया? देखो तो सही दोनों साथ में कैसे लग रहे हैं, जैसे अमावस और चांद। और ये सारी बातें सब सुन रहे थे, खासकर आर्यमन और पनाह। आर्यमन वही खड़ा था, पत पनाह को गुस्सा आ रहा था। उसने एकदम से आर्यमन का हाथ छोड़ा और वहां से चली गई। आर्यमन ने उसकी तरफ देखा। रीमा हैरान रह गई पर वो कुछ नहीं बोली और वही लोग फिर बातें करने लगे। जाना ही था, जब पति के साथ इतनी बेइज्जती होगी तो कैसे खड़ी रहेगी वो इसके साथ? उद्धरण चिन्ह। अभी वो बोल ही रही थी कि सबके कानों में एक आवाज पड़ी, मैं अमावस से काली रात थी, वो चांद बनकर आया, सवेरा भूल कर खोई रातों में मेरी वो थोई चांदनी ले आया। ये सुनते ही सब इधर उधर देखने लगे और पनाह एक बार फिर सबके सामने आ गए। उसके हाथ में माइक था। सबकी नजर उस पर टिक गई और पनाह प्यार से आर्यमन को देखते हुए बोली, आर्यमन, आप जानते हैं मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। इतना कि मेरे सिर्फ लबों पर ही नहीं दिल में भी हमेशा आपका जिक्र रहता है। मैं सिर्फ शेरो शायरी करती नहीं हूँ, मेरे दिल ने आपके नाम को ही एक शायरी में पीरो रखा है। उद्धरण चिन्ह। आर्यमन वैसे ही उसे देख रहा था और पनाह उसके पास चली आई। उसने आर्यमन के चेहरे से वो मास्क उतार दिया और माइक में ही बोलने लगी, आ से आप मेरी जिंदगी में आए, र से मेरी रूह में समाए, य से हमने कई यादें बनाई, म से हमारी मोहब्बत निखरी, न से नाता ऐसा जोड़ा। आर्यमन, आपने मुझे बावली बनाकर ही छोड़ा। उसने ये इतना प्यार से कर कहा। सब खामोश हो गए, वहां हो रही बातें भी रुक गई। और पनाह प्यार से वैसे ही आर्यमन के चेहरे को देख रही थी। वो गहरी सांस लेकर सबकी तरफ मुड़ी और बोली, मिस्टर अरविंद जिंदल यानी मेरे प्यारे अर्नव भाई की सगाई के प्यारे मौके पर आप सबको यहाँ बुलाया है। मेरे पति पर बात लाकर अपनी बेइज्जती खुद मत करवाए, क्योंकि धक्के देकर बाहर करते जरा देर नहीं करूंगी मैं। पनाह ने आखिरी लाइन गुस्से में कही थी जिसे सुन सब हैरान रह गए। हाँ, उसे बेहद गुस्सा आ रहा था। वो आर्यमन जिसके खिलाफ पनाह के दिल में एक ख्याल तक नहीं आया उसके खिलाफ सब इतनी बुरी बातें बोले, ये उसे बर्दाश्त नहीं था। पनाह ने माइक रखते हुए वैसे ही कहा, एंजॉय द पार्टी, और वो आर्यमन को देखने लगी जो उसे ही देख रहा था। पनाह वैसे तो उसके करीब ही खड़ी थी, पर अब थोड़ो और करीब होकर उसके बालों में हाथ फिराकर बाल ठीक करते हुए बोली, मेरी मोहब्बत का हक आपको दिया है, पर आपके खिलाफ कुछ भी बोलने का हक मैंने किसी को नहीं दिया है। वो चुपचाप आर्यमन को देखने लगी और आर्यमन सब भूलकर मुस्कुरा दिया और उसकी नाक पकड़ते हुए बोला, उफ, ये फुली हुई नाक। पनाह ने एकदम से अपनी आंखें बंद कर ली और हंस दी। वो बातें ही कर रहे थे कि बाहर गाड़ियां रुकने की आवाज आई। रीमा ने सबकी तरफ देखकर कहा, लगता है सिद्धि आ गई। पनाह ने हाँ में सिर हिलाया और अर्नब को वहीं बैठाकर घर वाले दरवाजे की तरफ बढ़ गए। सामने से कैलाश और रजनी सिद्धि को लेकर आ रहे थे, और उनके बीच कुछ मेहमान भी थे। सिद्धि काफी खूबसूरत लग रही थी उस व्हाइट लहंगे में। रीमा ने उनका वेलकम किया और ले जाकर सिद्धि को अर्नब के पास वाली सीट पर बैठाया। सिद्धि ने नजर उठाकर सबको देखा। सबने लगभग ब्लू ही कपड़े पहने थे और थोड़ी वाइट थी, पर जैसे ही सिद्धि की नजर पनाह पर गई, उसके चेहरे पर उदासी आ गई।
क्योंकि सगाई उसकी थी पर यहाँ सबसे अलग पनाह लग रही थी। और सिद्धि उसे ऐसे देख खुद में ही बुदबुदाई, मेरा स्पेशल डे और सारी लिमलाइट तुम ले गई। क्यों? एक दिन तो खुश रहने देती मुझे पनाह। क्योंकि उसने गोल्डन जो पहना था। पर वो भी क्या करती। आर्यमन ने दिया था उसने पहन लिया, पर सिद्ध को देखने के बाद उसे भी वही चीज का एहसास हो रहा था जो सिद्धि को हो रहा था। पनाह का भी चेहरा उतर गया। वो वहां से जाने को जैसे ही पलटी कि किसी से टकरा गई, नजर उठाकर देखा तो सामने यशवर्धन खड़ा था। पनाह 2 कदम पीछे हुई और कुछ बोलने हुई कि यशवर्धन के पीछे आ रही श्रेया ने कहा, पनाह कैसी है तू? पनाह ने उस तरफ देखा, जोगी आदर और श्रेया तीनों साथ आ रहे थे। वो उन तीनों को देख रही थी और यहाँ अर्नव के पास खड़े आर्यमन ने एक नजर चारों तरफ घुमाते हुए धीरे से कहा, कैलाश खुराना, मलकानी, आदर और अब मेरा धमाका, बस पनाह को यहाँ से निकालना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। हादसा च 97 हादसा। प्रीकैप, कितना मीठा बोलती है ना तुम्हारी माँ। अफसोस किसी की जान लेने का जरा अफसोस नहीं है। कितनों को सजा दोगे तुम? मुझे, अपनी माँ को, और किसे किसे दोगे? उद्धरण चिन्ह। दिल्ली जिंदल विला। पार्टी शुरू हो चुकी थी। अर्नव और सिद्धि दोनों एक साथ बैठे थे और सबके दोस्त वही मौजूद थे। सब एक साथ बोले, चलो बॉम्ब फोड़े जाए। वो स्टेज की तरफ जाने को हुए कि आर्यमन बोला, बेटा बॉम्ब में फोड़ूं पहले सगाई कर लें। वो सारे रुक गए तो आर्यमन बोला, माँ, सबसे पहले सगाई वाली रस्म कर लेते हैं, बाकी सारी चीजें आराम से एंजॉय करेंगे फिर। रीमा को भी उसकी बात सही लगी। उसने हाँ में सिर हिलाया और कैलाश और रजनी की तरफ देखकर बोली, रस्म शुरू करें। दोनों ने हाँ में सिर हिलाया और फिर रिंग एक्सचेंज की रस्म शुरू हुई। अर्नव ने सिद्धि को और सिद्धि ने अर्नव को रिंग पहनाई। पूरा हॉल तालियों की घड़घड़ाहट से बज उठा। और अब अर्नव खुश होते हुए बोला, भाई हो गई सगाई। अब तो एक परफॉर्मेंस बनता है आपका और भाभी का। प्लीज भाई प्लीज। आर्यमन ने पनाह की तरफ देखा तो वो मुस्कुरा दी। आर्यमन ने उसका हाथ पकड़ा और उसे स्टेज की तरफ ले गया। सारी लाइट्स बंद हो गई, बस एक लाइट ऑन हुई जो पनाह और आर्यमन पर पड़ रही थी और गाना धीरे धीरे हुआ शुरू हुआ। म्यूजिक स्वर स्वर स्वर, चेहरे में तेरे, खुद को मैं ढूंढूं। आंखों के दरमियां अब है तू इस तरह, ख्वाबों को भी जगह ना मिले। आर्यमन ने पनाह के चेहरे की ठुड्डी को पकड़ा और उसकी नाक पर उंगली फेरकर उसके इर्द गिर्द एक चक्कर लगाकर वापस आया और पनाह का हाथ पकड़कर एकदम से उसे अपने करीब खींचा और उसकी कमर पर हाथ रख लिए। पनाह के दोनों हाथ उसके कंधे पर आ गए थे और वो बस स्माइल करते हुए आर्यमन को देख रही थी और आर्यमन गाने के साथ ही बोल गुनगाने लगा। ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, ये पानी की बूंदें, तुझे ही तो ढूंढे। ये मिलने की ख्वाहिश, ये ख्वाहिश पुरानी, हो पूरी तुझी से, मेरी ये कहानी। म्यूजिक स्वर 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 स्वर। दोनों कदम से कदम मिलाकर एक दूसरे की आंखों में देखते हुए स्टेप किए जा रहे थे। और सच में किसी की नजर नहीं हट रही थी दोनों से। कभी तुझ में उतरूं, तो सांसों से गुजरूं, तो आए, दिल को राहत। मैं हूं बेठिकाना, पनाह मुझको पाना है तुझ में, दे इजाजत। आर्यमन ने पनाह को छोड़ा और साथ में ही लाइंस गुनगुनाते हुए उसके चेहरे पर हाथ फेरा। पनाह ने सुकून से आंखें बंद कर ली और आर्यमन एकदम से पलटकर उसके पीछे आ गया। दोनों की पीठ एक दूसरे से लगी हुई थी और सिर एक दूसरे के सिर से लगे हुए थे। आर्यमन ने पीछे से ही पनाह के हाथ को पकड़ लिया और फिर एकदम से उसे अपनी तरफ घुमाकर खींचा और कमर पर हाथ रखकर फिर से उसके साथ स्टैम्प करते हुए आगे की लाइंस गुनगुने लगा। ना कोई दरमियान, हम दोनों है यहाँ। फिर क्यों है तू बता, फासले। ये मौसम की बारिश। वोकल। आर्यमन पनाह से अलग हुआ और पनाह के हाथ छोड़ दिए। पनाह पीछे कदम लेते हुए उससे दूर जाने लगी और आर्यमन उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर गने लगा। हवाओं से तेरा पता पूछता हूँ, अब तो आजा, तू कहीं से। परिंदों की तरह ये दिल है सफर में, तू मिला दे जिंदगी से। उसने पनाह को एकदम से जाकर अपनी तरफ खींचा और उसे गले लगा लिया, एकदम कसके, और पनाह ने भी उस पर अपनी पकड़ कस दी। दोनों एक दूसरे को गले लगाए धीरे धीरे झूमने लगे और गाना अब भी चल रहा था। बस इतनी इल्तिजा, तू आके एक दफा, जो दिल ने ना कहा जान ले। ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, ये पानी की बूंदें, तुझे ही तो ढूंढे। ये मिलने की ख्वाहिश, ये ख्वाहिश पुरानी, हो पूरी तुझी से, मेरी ये कहानी। दोनों अब भी गले लगे झूम रहे थे, सबसे बेखबर होकर, और गाना रुक गया पर दोनों अगल ही नहीं हुए। वो तो सबने जब तालियां बजाईं और हूटिंग करने लगे तब जाकर दोनों को होश आया। पनाह तुरंत आर्यमन से अलग हुई और आर्यमन भी वहां से उतरकर अपनी जगह पर आ गया। उन दोनों की इतनी प्यारी परफॉर्मेंस देने के बाद रिमा ने कहा, चलो भाई, भैया और भाभी कहो या जेठ जेठानी, इनकी परफॉर्मेंस तो हो गई, अब देवर देवरानी की बारी। उद्धरण चिन्ह। सब तालियां बजाने लगे और अर्नव और सिद्धि एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। अर्नव ने सिद्धि का हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, चले। सिद्धि मुस्कुरा दी और उसके हाथ में अपना हाथ देकर स्टेज की तरफ चल दी।
यहाँ आर्यमन जो चारों तरफ देख रहा था उसकी नजर बस कैलाश खुराना पर थी। वही यशवर्धन भी यही कर रहा था और नयन और गार्ड्स भी यहाँ थे, पर शायद सबको पता नहीं था। आर्यमन ने नयन की तरफ देखकर हाँ में सिर हिलाया तो नयन ने एक पेन ड्राइव आर्यमन को दिखाते हुए हाँ में सिर हिला दिया। आर्यमन ने कुछ भी नहीं कहा। वो वापस कैशाल खुराना की तरफ देखने लगा तो वहां से छटक चुका था। आर्यमन ने खुद से इधर उधर देखते हुए बोला, ये कहाँ गया? आर्यमन तुरंत वहां से निकल गया और आर्यमन के जाते ही पनाह ने श्रेया की तरफ देखा और उसके पास चली आई। वो उसके पास आते ही बोली, श्रेया इधर आना। श्रेया उसकी तरफ आ गई। पनाह ने एक बार इधर उधर देखा, यश कहीं नहीं दिखा तो पनाह बोली, तू मिस्टर मलकानी को यहाँ लेकर क्यों आई है? जानती है ना मिस्टर मलकानी और आर्यमन की बिल्कुल नहीं बनती। उद्धरण चिन्ह। श्रेया खुद झुंझला कर बोली, बहन मुझे ना समझ आता कुछ भी। ये आज और यश एक दूसरे को देखते ही काटने को क्यों दौड़ते हैं मुझे नहीं पता। दोनों का जैसे कोल्ड वॉर चलता रहता है, पर क्या करती। कल तेरे घर आने से पहले ही उन्हें इनवाइट कर दिया था मैंने, और अब मना भी नहीं कर सकती थी। खैर छोड़ ना, तू आज को संभाल लेना, मैं यश को संभाल लूंगी। दोनों को आमने सामने आने ही नहीं देंगे। पनाह ने इधर उधर दजकते हुए ही कहा, हम यही होगा। यहाँ आदर और जोगी भी किसी को ढूंढ रहे थे। जोगी और आदर दोनों के कान में ब्लूटूथ लगा था, शायद एक दूसरे से ही बात कर रहे थे। जोगी इधर उधर देखते हुए बोला, पर वो यहाँ थोड़ी ना कुछ करेगा, इतने लोगों के बीच में नामुमकिन है। मुझे समझ नहीं आ रहा आज ने हमें यहाँ काम पर क्यों लगाया है। उसकी बात सुन आदर भी वैसे ही बोला, जोगी दिमाग ना चले तो मत चलाया कर। आज को जरूर एहसास है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, तभी यहाँ पर सिविल ड्रेस में इतने सारे गार्ड्स मौजूद हैं। जोगी एकदम इधर उधर देखते हुए बोला, कहाँ है मुझे तो नहीं दिख रहे। आदर ने अपना ही सिर पीट लिया और बोला, जोगी आज के गार्ड्स को कभी देखा नहीं है क्या? देख वहाँ डीजे के पास खड़े हैं कुछ लोग, और हर पिलर के पास दो दो लोग खड़े हैं। पर तू फालतू बातें छोड़ और काम पर ध्यान दे। यहाँ का पूरा सिस्टम हैक कर रखा है, बस एक नोटिफिकेशन और शिकार जाल में। आदर के चेहरे पर एक एविल स्माइल थी। यहाँ दूसरी तरफ आर्यमन कैलाश खुराना को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, पर अब वो उसकी आंखों से नदारद था। आर्यमन उसे ढूंढते ढूंढते कॉरिडोर तक चला आया था और आगे जा ही रहा था कि पीछे से आवाज आई, किसे ढूंढ रहे हो दामाद जी? आर्यमन ने एकदम पलटकर देखा तो सामने कैलाश जी खड़े थे। आर्यमन उन्हें देख एक स्माइल के साथ बोला, ढूंढ तो आप ही को रहा था। वो क्या है ना, आपके लिए एक सरप्राइज है, चलिए पार्टी में। वो कैलाश जी का कंधा पकड़कर जैसे ही उन्हें वहां से ले जाने लगा कि कैलाश जी एकदम रुक कर बोले, अरे उससे पहले मेरा तोहफा तो देख लो अपने लिए। आर्यमन रुक गया और कैलाश खुराना ने अपने फोन में एक वीडियो ऑन करके फोन आर्यमन के सामने कर दिया। वो वीडियो देखते ही आर्यमन के चेहरे के भाव बदल गए। उसके चेहरे पर परेशानी उभर आए और आंखों में गुस्सा। उसने एकदम से कैलाश के हाथ से वो फोन लेकर जमीन पर फेंक दिया और उस पर लात मारते हुए बोला, ये सब झूठ है, और अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं ये मानकर डर जाऊंगा तो गलत हो तुम, क्योंकि पनाह की जिंदगी से कैलाश नाम का ये काला सांप तो मैं निकाल कर ही रहूंगा। वो ये बोल जैसे ही जाने को हुआ कि कैलाश जी आराम से बोले, बेचारा मेरा फोन, इसका क्या कसूर था? सबूत सिर्फ ये तो नहीं है, और भी होंगे। इतना बेवकूफ नहीं हूं कि एक ही सबूत लेकर तुम्हारे पास चला आओ, राइट? उद्धरण चिन्ह। आर्यमन के कदम रुके जरूर, पर वो बिना पलटे ही बोला, तुम्हें जो करना है वो तुम करो, मुझे जो करना है वो मैं करके रहूंगा। आर्यमन जाने को हुआ कि कैलाश जी फिर वैसे ही बोले, बड़े अजीब इंसान हो, उस लड़की की जिंदगी से मुझे निकलना चाहते हो जिसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अंधेरा तुम हो। उद्धरण चिन्ह। आर्यमन एक बार फिर रुक गया, और इस बार उसने पलट कर पीछे देखा तो कैलाश जी के चेहरे पर एक एविल स्माइल थी, और वो वैसे ही मुस्कुराते हुए बोले, कैसा होगा जब पनाह को पता चलेगा कि उसकी जिंदगी बर्बाद करने वाले, उसकी जिंदगी में इतने सारे गम लिखने वाले और कोई नहीं तुम हो, तब क्या होगा, बोलो? आर्यमन ने उसे घूरा और अपनी मुट्ठियां कसते हुए बोला, जो करना है करो। पनाह को मैं अच्छे से जानता हूँ, उसे भरोसा है मुझ पर, तुम्हारे इन सबूतों का कोई असर नहीं होगा उस पर। कैलाश जी उसकी बात सुन बोले, पर खून का रिश्ता ज्यादा गहरा होता है ना? कैसा हो अगर इसके बाद फिर उसे ये भी पता चल जाए कि सुहाना शर्मा को तुमने इतने वक्त तक उससे छुपा के रखा, क्या वो समझेगी कि तुमने उसके भले के लिए ये किया? नहीं, उल्टा 5 मर्डर का इल्जाम लगेगा तुम पर, क्योंकि उस दिन 5 लोगों मरे थे एक साथ, 3 बच्चों की जिंदगी तबाह हुई थी, और उनमें से एक तो तुम्हारा जिगर का टुकड़ा भी है ना आर्यमन? तो बताओ क्या करोगे? कैसे निकालोगे पनाह की जिंदगी से मुझे बाहर? कहीं ऐसा ना हो कि मुझे निकालने जाओ और खुद भी उलझ कर रह जाओ। आर्यमन को गुस्सा तो आ रहा था, पर वो उसे बस देख रहा था जैसे जान ले ही लेगा अभी, और वो एकदम से अपनी मुट्ठियां कसते हुए बोला, क्या चाहता हो तुम? यही जान से मारकर दफना दूं?
फिर ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तुम ही नहीं रहोगे तो सबूत क्या ही कर लेंगे कैलाश खुराना। उद्धरण चिन्ह। कैलाश जी एकदम से हंसे और बोले, तुम्हें क्या लगता है मुझे मारकर सब खत्म हो जाएगा? नहीं। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए और वो एकदम सीरियस होकर बोले, अगर मैं मरा तो एक और खेल शुरू होगा, पनाह की बर्बादी का, जिसे चाह कर भी नहीं रोक पाओगे तुम आज। इसलिए अच्छा यही होगा कि चुपचाप वो करो जो कहा जाए। आर्यमन अभी उन्हें खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था और माइक में रीमा बोली, तो अब बुलाते हैं हमारे बच्चों के ससुर जी उर्फ कैलाश जी को। उनकी आवाज सुन कैलाश जी हंसकर बोले, कितना मीठा बोलती है ना तुम्हारी माँ। अफसोस किसी की जान लेने का जरा अफसोस नहीं है। कितनों को सजा दोगे तुम? मुझे, अपनी माँ को, और किसे किसे दोगे? उद्धरण चिन्ह। वो इतना बोल वापस पार्टी की तरफ चल दिए। आर्यमन ने अपनी मुट्ठियों को कस लिया और चिल्लाकर बोला, कैलाश खुराना। वो भी एकदम से पार्टी में आ गया। और यहाँ पनाह और सिद्धि दोनों डांस कर रही थी, वो दोनों खुश थी। और सिद्धि जाकर बैठी। पनाह अब भी डांस कर रही थी। और अचानक कुछ आवाज हुई। सब इधर उधर देखने लगे और दूर खड़ा आर्यमन और इधर दूसरी तरफ खड़ी श्रेया दोनों की नजर सीधा ऊपर लगे झूमर पर गई, जो गिरने को हो रहा था। और उस झूमर के नीचे थी पनाह। आर्यमन एकदम से चिल्लाया, पनाह, पर वो काफी दूर था। वो उस तरफ भागा भी, पर उससे पहले ही श्रेया इस तरफ भागी और पनाह को जल्दी से दूसरी तरफ धक्का दे दिया। पर अब झूमर कड़ी से अलग हो चुका था। श्रेया की आंखें बड़ी हो गई। वो अपनी जगह से हिली तक नहीं कि अचानक किसी ने पकड़कर एकदम से उसे अपनी तरफ खींचा। और धड़ाम की आवाज से साथ वो बड़ा सा झूमर जमीन पर आकर गिरा। सब हैरान रह गए। कांच बिखरा पड़ा था और लाइट की वजह से उसमें शॉर्ट सर्किट हो रहा था। सब डर ही गए। श्रेया ने सिर उठाकर देखा तो यशवर्धन ने उसे गले लगा रखा था। वो उसे देख गुस्से में बोला, धक्का देकर खुद भी हटना होता है बेवकूफ। श्रेया अब भी हैरान थी। ये सब काफी जल्दीबाजी में हुआ था। दोनों ने एक साथ पनाह की तरफ देखा जो अपना पेट पकड़े जमीन पर थी। श्रेया ने जैसे ही उसे धक्का दिया, सीढ़ियों का वो हत्था जोर से उसके पेट में लगा था। आर्यमन ने एकदम से जाकर उसे गोद में लेते हुए कहा, पनाह, पनाह, आर यू ओके? तुम ठीक हो ना? पर पनाह, जो शायद होश खो रही थी, उसने धीरे से अपना हाथ ऊपर किया जो खून से लथपथ था। सब हैरान रह गईं। रीमा, आदित्य सब भाग कर आए। देखा तो पनाह को अभी भी चोट नहीं लगी थी। डॉक्टर मेहरा भी भाग कर आए और वही पनाह को चेक किया जो बेहोश हो चुकी थी। वो पनाह को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोले, आर्यमन। आर्यमन ने उनकी तरफ देखा तो डॉक्टर मेहरा ने बिना किसी भाव के आर्यमन को पनाह के पैरों की तरफ देखने का इशारा किया जो खून से लथपथ थे। आर्यमन की आंखें एकदम से बड़ी हो गई। वही रीमा की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने बेहोश पड़ी पनाह के हाथ को चूमते हुए धीरे से कहा, बच्चा खो दिया है आर्यमन। आर्यमन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके चेहरे पर न हैरानी थी, न डर, न तकलीफ। डॉक्टर तुरंत खड़े होते हुए बोले, हमें पनाह को हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। आर्यमन उठो। आर्यमन ने उन्हें एक नजर देखा। श्रेया, यशवर्धन, सिद्धि, अर्नव सब पनाह के पास मौजूद थे तो हादसा हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। आर्यमन ने पनाह को गोद में उठा लिया और रीमा उसके साथ बाहर की तरफ चल दी। वो जाते जाते बोली, आदि तुम यहाँ संभालो, मैं आर्यमन के साथ जाती हूँ। श्रेया भी न उनके साथ निकलते हुए बोली, मैं भी साथ चलती हूँ। और यशवर्धन भी उनके साथ ही चला गया। यह अचानक जो हुआ था, सबके सब सदमे में चले गए थे। तो क्या होगा आगे? कैसे रिएक्ट करेगी पनाह होश में आकर? और कौन सा राज पता चला है अब कैलाश खुराना को? तुम्हारी नहीं है। फ्री कैप, न कोई अंदर आया ना बाहर गया। मलकानी ने ये नहीं किया, कैलाश ने भी नहीं, तो फिर किसने किया? उद्धरण चिन्ह। दिल्ली एसएम हॉस्पिटल में पनाह की जैसे ही आंख खुली वो तुरंत उठकर बैठते हुए बोली, ये कौन सी जगह है? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? उसकी बात सुनते ही रीमा जो उसके पास ही थी वो एकदम से उसे वापस लेटाते हुए बोली, पनाह उठो मत, लेटी रहो बेटा। पनाह ने उन्हें देखा और अपने आसपास देखा, तब उसे एहसास हुआ कि वो हॉस्पिटल में है। वो एकदम से बोली, मैं हॉस्पिटल में क्यों हूँ? और आर्यमन कहाँ है? सगाई में थे ना हम। रीमा 2 पल उसे देखती रही और फिर उदास आवाज में बोली, सगाई कल थी बच्चे, हो चुकी है सगाई और आर्यमन यही हॉस्पिटल में है। उसकी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, उसे भी एडमिट किया हुआ है अभी। पनाह ने जैसे ही ये सुना वो वापस उठकर बटता हुए बोली, क्या हुआ उनको? मुझे उन्हें देखना है। पर जैसे ही वो खड़ी होने को हुई पेट में अजीब सा एहसास हुआ। पनाह एकदम से रुक गई। उसने अपने पेट पर हाथ रखा और रीमा की तरफ देखा। रीमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने रोते हुए बस हाँ में सिर हिला दिया। पनाह को याद था उसके साथ क्या हुआ था, पर शायद ये पता नहीं था कि उसने अपना बच्चा खो दिया है। वो अपने पेट पर हाथ रखे हैरानी से रीमा को देख रही थी और तभी कैबिन का दरवाजा खुला। देखा तो श्रेया अंदर आ रही थी।
पनाह ने श्रेया की तरफ देखा और उसने आते ही एकदम से उसने पनाह को आकर गले लगा लिया और रोते हुए बोली, आई म सॉरी, आई म रियली रियली सॉरी, मैंने ये नहीं चाहा था, मैं तो तेरी मदद कर रही थी बस। पनाह की आंखों में एकाएक आंसू की लकीर खिंच आई। उसके चेहरे के सारे भाव जैसे गायब ही हो चुके थे। श्रेया उससे अलग हुई और उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए वैसे ही बोली, पनाह प्लीज मत रो ना, प्लीज। पनाह की आंखों में आंसू थे पर चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो रीमा की तरफ देखकर बोली, आर्यमन कहाँ है? रीमा ने वैसे ही कहा, कल तुम्हें हॉस्पिटल लाने के बाद सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही थी, डॉक्टर ने बोला है काफी स्ट्रेस लिया है उसने, अभी यही है। उद्धरण चिन्ह। पनाह ने श्रेया और रीमा का हाथ पकड़ा और धीरे से उठते हुए बोली, मुझे आर्यमन के पास जाना है। रीमा और श्रेया ने एक दूसरे को देखा और फिर उन्हें पनाह को आर्यमन से मिलने देना ही सही लगा। वो उसे धीरे धीरे लेकर आर्यमन के वार्ड तक चले आए। पनाह को जरा पेन था अपने शरीर के नीचे हिस्सों में, इसलिए वो ठीक से चल नहीं पा रही थी। रीमा और श्रेया दोनों उसे लेकर आर्यमन के वार्ड में आए। उसकी आंखें बंद थी और चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क। पनाह उसे ध्यान से देखती रही। पलकें भीग कर भारी हो चुकी थी। वो धीरे से आर्यमन के पास बैठी तो रीमा ने श्रेया के कंधे पर हाथ रख उसे बाहर चलने का इशारा किया। जब वो वहां से चली गई और पनाह धीरे से आर्यमन के पास ही उसे गले लगाए लेट गई। आंखों से लगातार आंसू आर्यमन के सीने पर गिर रहे थे और पनाह को हर वो पल याद आ रहा था जब आर्यमन ने अपने बच्चे का जिक्र किया था। कितने खुश होते थे दोनों ये जानकर कि पनाह प्रेग्नेंट है। उन प्रॉब्लम्स के बीच वो जैसे एक ना मिटने वाली खुशी बनकर आया था, पर अब वो ना मिटने वाली खुशी मिट चुकी थी। पनाह आर्यमन के सीने पर सिर रखे रोते हुए धीरे से बोली, हमारा अरहान नहीं रहा आर्यमन, नहीं रहा वो। पनाह की सिसकियां पूरी वार्ड में शोर कर रही थी और आर्यमन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसने गहरी सांस ली तो पनाह ने सिर उठाकर उसे देखा। आर्यमन ने अपने चेहरे से मास्क हटा दिया। वो पनाह का चेहरा देख सकता था। पनाह ने वापस उसके सीने पर सिर रख लिया और अब आंखों से आंसू बहे जा रहे थे पर होठों से एक लफ्ज भी नहीं निकल रहा था। आर्यमन की खुद की आंखों के कोने से गिरते आंसू बेडशीट को भीगो रहे थे। वो बस पनाह को गले लगाए चुपचाप लेटा हुआ था। बस एक नाम गूंज रहा था उसके दिलो दिमाग में, अरहान, जो अब नहीं रहा। आर्यमन और पनाह के लिए वो कोख में पल रहा बच्चा नहीं, उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। आर्यमन ने तो जैसे मान ही लिया था कि उससे बेटा ही होगा उनका अरहान, पर ये हो नहीं पाया। काफी देर ऐसे ही रहने के बाद रीमा ने दरवाजा खटखटाया, तब जाकर पनाह होश में आई। वो उठकर धीरे से बैठी और रीमा अंदर आते हुए बोली, तुम दोनों को घर जाने की इजाजत मिल गई है, घर चले। उद्धरण चिन्ह। पर दोनों ही कुछ नहीं बोले और इतने में डॉक्टर भी आ गए। उन्होंने दोनों को ऐसे देखा तो उनके पास चले आए और एक चेयर पर बैठते हुए अपना चश्मा निकाल कर बोले, आर्यमन, पनाह, मैं जानता हूँ ये वक्त तुम दोनों के लिए बेहद भारी है। एक खुशी जो इतनी खुशियां लेकर आने वाली थी वो अब नहीं रही, पर तुम दोनों में फिर कलर सकते हो। पनाह ने बच्चा खोया है पर वो फिर से माँ बन सकती है। तुम लोग फिर से ट्राई कर सकते हो। इसलिए प्लीज इस चीज को इतना मत सोचो कि अपनी तबीयत और खराब कर वो। जो चला गया उसे जाने दो, आगे बढ़ो और नया सोचो। हम। उद्धरण चिन्ह। आर्यमन ने अब भी कुछ नहीं कहा। वो दूसरी तरफ देखते हुए बोला, घर जा सकते हैं हम। डॉक्टर ने बस हाँ में सिर हिला दिया। आर्यमन ने रीमा की तरफ देखा। उसने हाँ में सिर हिलाया और बोली, मैं आदि को बुला लेती हूँ, वो नीचे है। और वो फोन लेकर बाहर चली गई। कुछ देर बाद आर्यमन और पनाह को जिंदल विला वापस ले आए। दोनों को आराम की जरूरत थी, पर आर्यमन की आंखें अब खाली थी। कुछ था जो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। वो कमरे में आते ही बोला, सो जाओ, आराम की जरूरत है तुम्हें। पनाह उसे बस देखती रही। आर्यमन वहां से जाने के लिए बढ़ा कि पनाह उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, नाराज हो? आर्यमन उसकी तरफ पलटा और उसके माथे पर होंठ रखते हुए बोला, तुमने कुछ नहीं किया है, कोई गलती नहीं है तुम्हारी। हम। पनाह कुछ नहीं बोली, उसने बस आंखें बंद ही रखी और आर्यमन ने एक बार फिर से उसके माथे को चूमते हुए कहा, मुझे काम है, आराम करो। और वो तुरंत वहां से चला गया। पनाह बस उसे देखती रही। आर्यमन यहाँ से निकलकर सीधा अपने उस बेसमेंट वाले अड्डे पर आया था। उसके सामने इस वक्त नयन, आदर, जोगी और उसके सारे गार्ड्स खड़े थे और आर्यमन के हाथ में आज फिर से गन थी। वो उनके सामने चेयर पर बैठा था और हाथ घुटने से नीचे लटका रखे थे। वो उन सबों देखते हुए बिना किसी भाव के धीमी पर हंसकी वॉइस में बोला, सच, सिर्फ सच सुनना है मुझे। उसकी बात सुन नयन ने गहरी सांस ली और बोला, कैलाश की वो वीडियो प्ले करने से पहले ये हादसा हुआ है तो शायद उसने ही किया होगा। उद्धरण चिन्ह। आर्यमन ने अभी जमीन में नजरें गड़ा रखी थी और वो वैसे ही बोला, किसी और ने किया है ये। अगर उसने ये किया होता तो पूरा ध्यान रखता कि पनाह के ऊपर ही वो गिरे, इसलिए वहीं मौजूद रहता। पर वो हादसा पनाह के साथ नहीं हुआ। कैशाल वहां मौजूद होता तो शायद बच्चा नहीं, पनाह भी।
वो बोलते बोलते रुक गया और आदर की तरफ देखा तो वो बोला, यशवर्धन ने भी नहीं किया है सर, वो वहां मौजूद ही नहीं था जब ये हादसा हुआ। हमने देखा था जब श्रेया के ऊपर वो झूमर गिर रहा था तो वो भाग कर आया था। उद्धरण चिन्ह। आर्यमन ने अब अपने गार्ड्स की तरफ देखा तो उनमें से एक जिसका नाम वीरेन था, वो आगे आते हुए बोला, सबकी चेकिंग की थी, सारी फुटेज भी है लोगों की जो आए और गए, कोई ऐसा नहीं है जिस पर शक किया जा सके। आर्यमन ने अपनी गन लोड की और अपनी जगह से खड़े होते हुए बोला, ना कोई अंदर आया ना बाहर गया। मलकानी ने ये नहीं किया, कैलाश ने भी नहीं, तो फिर किसने किया? उद्धरण चिन्ह। उसकी आदत सुन नयन बोला, अगर इनमें से कई नहीं है तो हो सकता है ये कोई हादसा हो जिसे हम इतना सोच रहे हैं। आर्यमन ने उसकी तरफ देखा और बोला, हादसे का सिर्फ नाम सही होता है, हादसा नहीं। और वो कोई हादसा नहीं था। वो आदर के सामने आकर खड़ा हो गया तो आदर बोला, पर आपको सबूत चाहिए, जो मेरे पास नहीं है। आर्यमन उसे बिना किसी भाव के देखते हुए बोला, अगर ये उसने किया है तो उसे भी मरते देर नहीं लगेगी। और मुझे सबूत नहीं, बस वो इंसान चाहिए। सुना? आदर ने हाँ में सिर हिला दिया। और अब आर्यमन ने नयन की तरफ देखकर कहा, कैलाश और उसकी बीवी को धक्के मारकर उस घर से निकालो, वो घर उसका नहीं है। नयन ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, तुम कैलाश से मिले थे ना? कुछ बात हुई तुम्हारी? आर्यमन ने उसकी तरफ देखा और बोला, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, जो बोला वो करो और नजर रखो उस पर। नयन ने हाँ में सिर हिला और आर्यमन कुछ सोचते हुए वहीं टहलने लगा। वो खुद में ही बोला, वो राज जो मेरे अलावा किसी को नहीं पता, जिन्हें पता था वो सब इस दुनिया से जा चुके हैं, तो कैलाश को कैसे पता? और अगर उसे पता है इसका मतलब कोई और भी है, क्योंकि अगर कैलाश को ये सब पहले से पता होता तो वो मुझे इतना कुछ करने ही नहीं देता। कोई तो है जो कैलाश का साथ दे रहा है या कैलाश उसका साथ दे रहा है। उद्धरण चिन्ह। आर्यमन अपनी ही सोच में था और उसका फोन बजा। आर्यमन ने देखा डॉक्टर मेहरा का कॉल था। आर्यमन वहां से निकल गया और फोन उठाया तो डॉक्टर मेहरा बोले, आर्यमन, मैंने तुम्हें फोन ये बताने के लिए किया है कि प्लीज पनाह का ख्याल रखना। वो मरती है तुम पर, उसके लिए उसने अपना बच्चा नहीं, तुम्हारी निशानी खोई है। वो तुम पर ही जीती मरती है। अगर ऐसे में तुम उसे नहीं संभाल पाए तो शायद तुम उसे को दो। वो इतना बड़ा सदमा अपने दिल में दबाए बैठी है आर्यमन, जो सही नहीं है। तुम समझ रहे हो ना? उद्धरण चिन्ह। आर्यमन ने बस हम कहा और फोन रख दिया और घर के लिए निकल गया। यहाँ दूसरी तरफ एक कैफे में श्रेया और यशवर्धन दोनों बैठे थे। श्रेया का चेहरा उदास था और यश कब से ये नोटिस कर रहा था। जब से वो श्रेया को जानता था उसने कभी दो पल के लिए भी उसे चुप नहीं देखा था और आज श्रेया इतनी उदास और खामोश थी कि यश को खल रहा था। पनाह के लिए वो भी परेशान था, पर श्रेया का ऐसा बर्ताव उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और श्रेया के हाथ पर हाथ रखा तो श्रेया ने नजर उठाकर उसे देखा। यश उसे समझाते हुए बोला, श्रेया, जो भी तुमने किया वो पनाह को बचाने के लिए किया है। अगर ये होना लिखा था तो हम नहीं रोक सकते थे। तुम ही सोचो अगर पनाह को कुछ हो जाता तो बच्चे की बात ही कहाँ आती। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है, प्लीज स्ट्रेस मत लो। श्रेया कुछ नहीं बोली, वो बस चुपचाप बैठी रही। और यशवर्धन अब थक चुका था उसे ऐसे देख देख कर। वो अपनी जगह से उठा और श्रेया की तरफ आया। उसने श्रेया का आर्म पकड़कर उसे एकदम से खड़ा किया और कसके गले लगा लिया। श्रेया दो पल के लिए चौंकी गई, पर शायद उसे जरूरत थी किसी कंधे की। उसने यश को गले लगा लिया और रोने लगी। वो रोते हुए भी बोल रही थी, मेरी वजह से हुआ है ये सब। पनाह का बच्चा मेरी वजह से नहीं रहा। मैंने उसे इतनी जोर से धक्का दिया। और यश चुपचाप उसके बालों में हाथ फेर रहा था। मुझे शादी करनी है। प्री कैप, क्या कहा तुमने? क्या करना है? आर्यमन वैसे ही शांति से बोला, मुझे शादी करनी है। रीमा उसे घूरते हुए बोली, आर्यमन शादीशुदा हो तुम, 5 महीने हो गए तुम्हारी शादी को, अब कौन सी शादी करनी है तुम्हें? उद्धरण चिन्ह। दिल्ली, जिंदल विला। आर्यमन वापस घर आ चुका था और जब घर आया तो देखा पनाह बेड पर अपने आप में सिमटी बैठी थी। आर्यमन उसके पास आते हुए बोला, तुम सोई थी? पनाह ने बिना उसकी तरफ देख बस धीरे से कहा, नींद नहीं आई। आर्यमन उसकी बात सुन चुपचाप उसके पास चला गया। वो बेड पर अच्छे से आलती पलथी मार कर बैठ गया और पनाह को अपनी गोद में बैठाते हुए उसे अच्छे से अपने सीने से लगा लिया। पनाह ने भी अपने दोनों हाथ उसकी पीठ पर कस दिए और उसके सीने में अपना सर छुपाए बैठी रही चुपचाप। आर्यमन भी चुपचाप बैठा था, ना वो कुछ बोल रहा था ना पनाह कुछ बोल रही थी। कुछ देर बाद आर्यमन ने पनाह को अपने आप से अलग किया और उसको हटाकर खड़ा होते हुए वापस पनाह को गोद में उठा लिया। पनाह ने उसे हैरानी से देखा पर वो कुछ बोली नहीं और ना ही आर्यमन। आर्यमन उसे बाथरूम में ले आया और लाकर शावर के नीचे खड़ा कर दिया और खुद भी उसके साथ आकर खड़ा हो गया। ठंडा पानी उन दोनों के ऊपर गिर रहा था और आर्यमन ने अपना सिर झुकाकर पनाह के सिर से जोड़ते हुए कहा, हम दोनों ने जो खोया है वो हमें वापस नहीं मिल सकता, पर हम फिर से पेरेंट्स बन सकते हैं।
मैं जानता हूँ मैं इस दर्द को कम नहीं कर सकता, पर मैं इसके बदले तुम्हें खुशी दे सकता हूँ पनाह। मुझे जीने की वजह मिली थी अरहान में, पर क्या पता वो हमारा था ही नहीं। वो हमारे नसीब में ही नहीं था। उद्धरण चिन्ह। आर्यमन पनाह के हाथ को पकड़े खड़ा था और अचानक वो रोने लगी। उसने कस के आर्यमन को गले लगा लिया और बस जोर से रोने लगी। वो चाहता था कि पनाह रोए, कि पनाह अपने दिल का सारा भार निकाल दे, और ये हो रहा था। काफी देर तक पनाह आर्यमन को गले लगाए वैसे ही रोती रही और आर्यमन बस उसे चुपचाप गले लगाए खड़ा था। और फिर वो पनाह से अलग होते हुए बोला, मैं जानता हूँ हमने एक खुशी खो दिया है, पर हम अपनी हर खुशी को खोने नहीं देंगे। चुप हो जाओ, भूल जाओ जो कुछ भी हुआ उसे। एक नई शुरुआत करते हैं। पनाह ने धीरे से सिर उठाकर उसे देखा तो वो बोला, बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। हमारी शादी, वो रातें, हमारा बच्चा, सब भूल जाओ। एक नई शुरुआत करते हैं, चलो फिर से शादी करते हैं। उसकी बात सुन पनाह ने फिर से सिर उठकर असमंजस में उसे देखा तो आर्यमन उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोला, हम दोनों की शादी में कोई रास नहीं हुई ना। चलो फिर से शादी करते हैं, पूरे रीति रिवाज से, जहाँ तुम्हें मेरे नाम की हल्दी लगे, तुम्हारी मेहंदी में मेरा नाम हो, हमारे नाम का संगीत हो, शादी हो जिसमें सब शामिल हो, गठबंधन हो जो तुम्हारी दोस्त करे और हम दोनों सबके सामने एक दूसरे को अपनाए। फिर से शादी करते हैं, सब कुछ जहाँ नफरत नहीं प्यार होगा। पर पनाह कुछ नहीं बोली। उसने एक बार फिर से कस के आर्यमन को गले लगा लिया और बस दोनों ऐसे ही खड़े रहे। कुछ देर बाद जब दरवाजे पर नॉक हुआ तब जाकर दोनों होश में और बाहर खड़ी रीमा ने कहा, पनाह तुम अंदर हो। आर्यमन आया था, तुमने देखा? वो दिख नहीं रहा है। उद्धरण चिन्ह। पनाह और आर्यमन दोनों ने एक दूसरे को हैरानी से देखा। वो क्या बोलते। दोनों एक साथ बाथरूम में खड़े थे, दोनों भीगे हुए थे। बाहर जाकर के कोई भी फंसना नहीं चाहता था। पनाह ने आर्यमन को चुप रहने का इशारा किया और बोली, माँ। आर्यमन शायद टेरेस पर होंगे, आप देख लीजिए, वहाँ वही होंगे। बाहर खड़ी रीमा ने कहा, ठीक है मैं ऊपर ही चेक करके आती हूँ। पता नहीं ये लड़का भी ना, तबीयत फिर खराब है, पर फिर भी आराम नहीं करना, यहाँ से वहाँ हो रहा है, क्या होगा इसका। और वो बड़बड़ाते हुए वहाँ से चली गई। उनके जाते ही पनाह तुरंत आर्यमन से अलग होते हुए बोली, आप प्लीज जाए, इससे पहले कि माँ वापस आ जाए। मैं भी कपड़े बदलती हूँ। आर्यमन उसे ऐसे देख मुस्कुराया और उसके माथे पर होंठ रखते हुए बोला, जल्दी आना। और वो वहां से निकाल कर सीधा क्लोजेट में आया और कपड़े चेंज किए और बाहर आया। तो देखो पनाह बाथरूम के दरवाजे से सिर बाहर निकले खड़ी थी। आर्यमन उसे देखा, हैरानी से बोल, वहां क्यों खड़ी हो, बाहर आ जाओ। पनाह ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं आप जाओ, मैं आती हूँ। आर्यमन असमंजस में बोला, है मैं जाऊं फिर तुम आओगी? क्यों? बेचारी पनाह वो रोने सी शक्ल बनाकर बोली, मैं कपड़े नहीं लेकर आई ना, आप मुझे लेकर आए। आप जाओ, मैं आती हूँ। आर्यमन ने मुंह बना लिया। वो उसे घूरते हुए बोला, पनाह हम दोनों के बीच कोई चीज छुपी नहीं है, बाहर आओ। पनाह नना में सिर हिलाते हुए बोली, नहीं पहले आप बाहर जाओ। आर्यमन पनाह को खींचकर बाहर लाना चाहता था, पर फिलहाल वो नहीं चाहता था कि पनाह को कोई भी दिक्कत हो। वो उसे घूरते हुए वहां से चला गया और उसके जाते ही पनाह सीधा क्लोजेट में चली गई। उसने अपने कपड़े पहने और इस वक्त उसके दिमाग में कुछ चीजें चल रही थी। वो खुद से ही बोली, आर्यमन के सामने खुश रहना पड़ेगा, वो पहले से बीमार है, मैं और ज्यादा दुखी करके परेशान नहीं कर सकती। वो मुझे देखकर और ज्यादा स्ट्रेस लेंगे, ज्यादा बीमार होंगे, और मैं ये नहीं चाहती। अपना बच्चा खो चुकी हूँ, अब अपने पति को नहीं खोना चाहती। वो यही सब सोच रही थी और यहाँ नीचे आर्यमन भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था। वो खुद में ही बड़बड़ाया, पनाह मैं अपनी तकलीफ तुम तक नहीं आने दे सकता। जानता हूँ तकलीफ में हूँ, पर तुम्हें खुश रहना होगा हमारी नई जिंदगी के लिए, और ये जरूरी है। वो सीढ़ियों से नीचे जा ही रहा था कि ऊपर से आती है रीमा ने उसे देख लिया। वो उसके पास आते हुए बोली, आर्यमन तुम यहाँ हो? पनाह ने तो बोला कि तुम टेरेस पर हो। उनकी बात सुन आर्यमन सबका गया। वो जल्दी से बोल, हाँ मैं ऊपर नहीं था। वो पनाह को लगा शायद कि ऊपर था, मैं तो यही नीचे था। आप मुझे क्यों ढूंढ रही है? कुछ काम था? उद्धरण चिन्ह। रीमा ने उसे घूरा और बोली, क्या मतलब कुछ काम था? तुम्हें आराम करना है आज? तबीयत तो फिर ठीक नहीं है तुम्हारी, और तुम हो कि जिसे कुछ पड़ी ही नहीं है। पता नहीं मैं क्या करूं तुम्हारा। और वो बोल ही रही थी कि आर्यमन एकदम से बोल, माँ मुझे शादी करनी है। जैसे ही रीमा ने ही सुना उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वह आर्यमन को देखकर हैरानी से बोली, क्या कहा तुमने? क्या करना है? आर्यमन वैसे ही शांति से बोला, मुझे शादी करनी है। रीमा उसे घूरते हुए बोली, आर्यमन शादीशुदा हो तुम? 5 महीने हो गए तुम्हारी शादी को, अब कौन सी शादी करनी है तुम्हें? आर्यमन 2 पल को चुप रहा। उसकी माँ क्या सोच रही थी इसके बारे में? उसने फिर से खुद को शांत किया और बोला, माँ मैं पन्हा से ही वापस शादी करना चाहता हूँ। वो जिस हाल से गुजर रही है, उसे उससे बाहर लाने का एक ही तरीका है। एक बार फिर एक नई शुरुआत करते हैं, धूमधाम के साथ, ताकि पनाह के दिल की जो कड़वाहट है, जो गम है, वो कुछ काम हो।
मैं जानता हूँ वो हमारे बच्चे को इतनी आसानी से नहीं भूलेगी, पर कम से कम इन सब में उसका ध्यान तो बँटता रहेगा। माँ, मैं चाहता हूँ अर्नव और सिद्धि के साथ ही मेरी और पनाह की भी शादी हो। उसकी बात सुन रीमा के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। वो तुरंत उसके पास आते हुए बोली, हाँ हाँ बिल्कुल, ये सही तरीका है और तुमने बिल्कुल सही सोचा। मैं बहुत खुश हूँ। मेरी बहुत इच्छा थी तुम्हारी शादी धूमधाम से देखने की आर्यमन। पहले वो पूरी नहीं हुई पर अभी से ही बहुत मजा आएगा। इस घर के दोनों बेटों की शादी एक साथ होगी। मैं अभी जाकर आदि को बताती हूँ। और तुम? उद्धरण चिन्ह। वह रुकी और आर्यमन को गोरा और सख्त लहजे में बोली, आराम करोगे? तबीयत ठीक नहीं और शादी करनी है तुम्हें। और वो वहां से चली गई। आर्यमन मन ही मन बोला, ये शादी सिर्फ पनाह की खुशी के लिए ही नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। और कैलाश खुराना के मुंह पर थप्पड़ जो राज लिए वो बैठा है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जानता हूँ पनाह मेरे खिलाफ कभी नहीं जाएगी, उस पर ये विश्वास है। वो मेरी मोहब्बत है। कैलाश खुराना, देखते जाओ क्या होता है। यहाँ ये हो रहा था और वहां दूसरी तरफ खुराना हाउस में खुराना हाउस को तोड़ा जा रहा था। सिद्धि, रजनी और कैलाश जी तीनों हैरान थे। वो उन वकस को रोकने की कोशिश कर रहे थे और वो वकस उन्हें वहां से निकलते हुए बोले, देखिए मिस्टर जिंदल ने ये घर 2 महीने पहले हमें बेच दिया था और अब इस घर पर हम जो करना चाहे वो कर सकते हैं। हमें ये घर तोड़कर यहाँ कैफे बनाना है। आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। सामान उठाए और निकालिए यहाँ से। तीनों परेशान थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। कैलाश जी अपने घर का सामान बाहर फीकता देख रहे थे। रजनी और सिद्धि उन वकस को रोकने की कोशिश कर रहे थे पर वो रुकने को तैयार ही नहीं थे। और कैलाश ने एकदम से अपना फोन निकलते हुए कहा, रुको, मैं आर्यमन से बात करता हूँ, वो जरूर कुछ करेगा। और उन्होंने आर्यमन को फोन लगा दिया। दो ही रिंग में आर्यमन ने फोन उठा लिया और सामने से आवाज आई, मेरा राज जिसे बताना चाहो बता दो, मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। रही पनाह की बात तो उसे मैं संभाल सकता हूँ। तुम अपने आप को और अपने घर को संभालो। उसने इतना कहकर बिना कैलाश की बात सुने ही फोन रख दिया। कैलाश खुराना हैरान थे। उनके इतना बड़ा राज जानने के बाद भी उनका कोई फायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि आर्यमन तैयार ही नहीं था इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए। उसे जैसे पनाह पर आंख बंद करके भरोसा था कि पनाह उसी के साथ रहेगी और उस पर विश्वास करेगी। वो कैलाश खुराना की बातों में कभी नहीं आएगी और यही चीज थी कि आर्यमन बेफिक्र था। कैलाश खुराना को लगा था पनाह को खोने के डर से ही सही आर्यमन उनकी बात मान लेगा, पर ऐसा नहीं हो रहा था। पशाह तो आर्यमन की ताकत बन चुकी थी। अब उन्होंने थक कर एक और नंबर डायल किया और उस पर फोन लगाया। 2 रिंग में सामने वाले शख्स ने फोन उठा लिया और कैलाश चित्ते हुए बोले, तुम्हारा प्लान फेल हो चुका है। ये राज जानने के बाद भी कोई फायदा नहीं हो रहा। आर्यमन पर इस चीज का कोई असर ही नहीं है। मुझे कैसे भी करके अपने घर को बचाना होगा। मैं कहाँ जाऊंगा सिद्धि और रजनी को लेकर? मेरी बेटी और मेरी बीवी, मैं क्या करूंगा? उद्धरण चिन्ह। और उसकी बात सुन सामने से एक शांत आवाज आई, बकवास बंद करो और जो एड्रेस भेजा है वहां पर पहुंचो। और इतना कहकर सामने वाले शख्स ने फोन रख दिया। कैलाश खुराना अपने फोन में देख रहे थे और 2 ही पल में उस नंबर से उन्हें एक एड्रेस सेंड किया गया। वो एड्रेस देखते ही कैलाश खुराना की आंखें बड़ी हो गई। वो सिद्धि और रजनी की तरफ देखकर बोले, चलो यहाँ से, मुझे पता है हमें कहाँ जाना है। उन्होंने अपने हाथ में कस के फोन को पकड़ लिया और सिद्धि और रजनी को वहां से लेकर जाने लगे। सिद्धि हैरानी से उनसे अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, पर डैड, हमारे घर का क्या? यहाँ यादें हैं हमारी, हमारा बचपन बीता है। मेरी पूरी जवानी भी यही बितानी चाहिए डैड। मैं अपने घर को नहीं छोड़ सकती। उसकी बात सुन कैलाश खुराना ने उसके सिर पर हाथ फेरा और जबरदस्ती उसे वहां से ले जाते हुए बोले, तुम्हें चलना ही पड़ेगा, चलो यहाँ से। वो जबरदस्ती वहां से निकल गए। हेलो गाइस, अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। हेडफोन दिल।